हे गाइस, वेलकम टू पायल अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आपको अभी हम आर्थिक जो समीक्षा है उसका हमारा सेशन चल रहा है। तो इससे पहले आर्थिक समीक्षा के जितने भी सेशन हुए थे वो आपको पायल अकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और इकोनॉमिक सर्वे का अलग से वहाँ पे बनाई हुई है लिस्ट, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अलग से आपको मिल जाएगी। ठीक है, आज हम आर्थिक समीक्षा के अंतर्गत कृषि और संबंध क्षेत्र बहुत बड़ा ये टॉपिक है। इससे लगभग क्वेश्चन आते ही रहते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स में हो चाहे वो मेंस में हो। तो कृषि और संबंध क्षेत्र के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है। आज ही कृषि और संबंध क्षेत्र जो हमारा टॉपिक है उसका लास्ट सेशन होने जा रहा है। उसके बाद कल हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे प्रीलिम्स में आने के चांसेस हैं उसके बारे में हम डिटेल से उस पर मैं क्वेश्चन बना के आपको लेके आऊंगी और उनका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। ठीक है, आज हमारा कृषि और संबंध क्षेत्र से है वानिकी। वानिकी हमें पता है, वन के बिना, वन तो संपूर्ण पृथ्वी के आधार माने जाते हैं। वनों के बिना तो ना तो बारिश होती है ना पारिस्थितिकी तंत्र है, वो पूरा का पूरा है जो वानिकी पे डिपेंड रहता है। तो वानिकी में हमारी राजस्थान की क्या स्थिति है ये देखते हैं। चलिए, हम आर्थिक समीक्षा में क्या बताया हुआ है राज्य की वन पारिस्थितिकी के बारे में, है ना। राज्य के कुल घोषित वन क्षेत्र हैं, कुल घोषित वन क्षेत्र कितना बताया गया है? राज्य का कुल घोषित वन क्षेत्र 32,864.62 वर्ग किलोमीटर बताया गया। जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.60% है। ठीक है ना। पहले तो राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये हमें पता है, जो हम पीछे की स्लाइड है उसमें पढ़ चुके हैं। ठीक है, 3.42। इस 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर का 9.60% है, ये एग्जैक्ट डेटा 9.60 हमें याद रखना चाहिए कि राज्य का कुल घोषित वन क्षेत्र कितना है। वन क्षेत्र क्या होता है? वन क्षेत्र जो सरकार के द्वारा घोषित भूमि होती है। अब उसके अंतर्गत वन वृक्ष है या नहीं है ये निर्भर नहीं करता, चाहे वहां पे झील हो चाहे नदी हो या खाली पड़ी जमीन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इसके अंतर्गत सरकार घोषित कर देती है ताकि वहां पे खेती नहीं हो और आवास का निर्माण वहां के मानव के द्वारा नहीं किया जाए। तो सरकारें क्या है, वन क्षेत्र घोषित कर देती है। तो राज्य का वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.60% सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? अब राज्य में वनाच्छादित क्षेत्र कितना है? वनाच्छादित क्षेत्र 4.82% है। ये दोनों डेटा आपको 9.60% और 4.87% दोनों आपको एग्जैक्ट डेटा याद होने चाहिए। वनाच्छादित क्षेत्र 4.87% है जो कि वन क्षेत्र एवं उसके बाहर स्थित है। क्या हुआ कि सरकार ने वन क्षेत्र तो घोषित कर दिया, वन क्षेत्र सरकार ने कह दिया भैया इतना हमारा एरिया है राज्य का और इसके अंतर्गत इतना इतना वन क्षेत्र है जहाँ पे ना तो हम खेती कर सकते हैं ना अपनी आवासीय भूमि का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चाहे हम वृक्ष लगाए या ना लगाए, एक जमीन छोड़ दी सरकार ने वनों के लिए। अब उस वन क्षेत्र के अतिरिक्त राज्य में कहीं पे तो वृक्षारोपण होता होगा, तो कितने वृक्ष है उस वन क्षेत्र के अतिरिक्त, वो वनाच्छादित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है जो कि वन क्षेत्र उसके बाहर स्थित है जहां पे वृक्षारोपण किया गया है वो वनाच्छादित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये है 4.87%। ठीक है, दोनों याद हो गए। दोनों पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे रीट का एग्जाम हो चाहे पटवार का हो, किसी का एग्जाम हो, ये तो इतनी बेसिक चीज है कि आर्थिक समीक्षा में कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण ये देहरादून में है। ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान है ना देहरादून में। इसकी रिपोर्ट के अनुसार 2019 से लेके 21 द्विवार्षिक रिपोर्ट आती है इसकी, मैं आपको बता दूं द्विवार्षिक रिपोर्ट जारी करता है। हर 2 साल में रिपोर्ट आती है हमारी वन से संबंधित, कितने वन है जो हमारे घटे हैं, कितने वन है जो हमारे बढ़े हैं। तो भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 21 में राज्य की वनाच्छादित क्षेत्र में इसकी बात चल रही है, जो वन क्षेत्र के अतिरिक्त था उसमें 25.45% की वृद्धि दर्ज हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
जो वन क्षेत्र के अतिरिक्त लोगों ने वृक्षारोपण करना शुरू कर दिया, तो 25.45 यहाँ सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों से इसमें क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं को वन और गैर वन क्षेत्रों में लघु वन उत्पादों से राजस्व संग्रहण द्वारा आय प्राप्ति हेतु अधिकृत किया गया है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा हमारा आ सकता है कि लघु वन उत्पाद है उसे राजस्व संग्रहण के लिए किसको अधिकृत किया गया है, जिला कलेक्टर को किया गया है, पंचायती राज संस्थाओं को किया गया है, या फिर पंचायत समिति को किया गया है। इस हिसाब से पूछा जा सकता है। तो पंचायती राज संस्थाओं को हमारा राजस्व ग्रहण करने का वन और गैर वन क्षेत्रों से उसके लिए अधिकृत किया गया है। ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं को ही गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य, मान लीजिए कि पंचायत स्तर पर है तो वृक्षारोपण का काम किसको सौंपा जाएगा, पंचायती राज संस्थाओं को ही सौंपा जाएगा ना, ताकि गांव में अगर मान लीजिए खेत है, खेत के मेड़ पे अगर हमें वृक्षारोपण करना पड़ गया तो वहां पे सरकार तो करेगी नहीं, या फिर जिला कलेक्टर तो करने से रही, तो जो स्थानीय स्तर पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या किया, पंचायती राज संस्थाओं को जो गैर वन भूमि है उस पर वृक्षारोपण का काम सौंप दिया। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, और सीधा सीधा इसका आंसर होगा कि पंचायती राज संस्थाएं हैं वो इसके लिए अधिकृत की गई है। ठीक है। ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट चीज। आगे सीधे सीधे क्वेश्चन है, इनकी संख्या ही पूछी जा सकती है, कितने राष्ट्रीय उद्यान हो गए, कितने संरक्षित क्षेत्र हो गए, कितने, ये तो आरपी से इनका क्वेश्चन तो आता ही रहता है, तो इनको तो हम याद कर लेते हैं। ठीक है। राज्य में औषधीय पौध संरक्षित क्षेत्र कितने हैं, 17 है भाई। जो हमारे औषधीय पौधे हैं ना, तुलसी हो गई, कालमेघ हो गई, जिनका हमारे मेंस के सिलेबस में भी जिक्र किया गया, तो औषधीय पौध संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिए सरकार ने कि वहां पे जो औषधीय पौधे होते हैं जो विलुप्त होते चले जा रहे हैं अब धीरे धीरे, तो उनका संरक्षण देने के लिए सरकार ने एक एरिया है वो घोषित कर दिया। और कितने घोषित किए हैं सरकार ने, 17 ऐसे औषधीय पौध संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है। ठीक है। राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, ये तो सबको ही पता है, चलो बड़ा देख लेते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क चित्तौड़गढ़, ये तो तीनों हैं। तो सरकार ने 3 राष्ट्रीय उद्यान ये केंद्र सरकार घोषित करती है। ठीक है, केंद्र सरकार घोषित करती है। हमारी 3 है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क चित्तौड़गढ़। और एक्चुअल में दिक्कत क्या है कि ये 3 तो राष्ट्रीय उद्यान है, हमारा कंफ्यूजन क्या होता है राष्ट्रीय उद्यान में और टाइगर रिजर्व में। टाइगर रिजर्व है वो राज्य के फिलहाल तो 4 है, चौथा है अभी नया घोषित किया गया है। ठीक है ना। और अब चलिए मैं बताती हूँ राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, तो ये हो गए हमारे 27 है हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य। हालांकि इनकी तो लिस्ट काफी बड़ी है, तो यहाँ तो आपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है राजस्थान का, उसकी साइट पे जाके इनकी लिस्ट को याद कर लीजिए। ठीक है। और या फिर हमारी जो बहुत सारी बुक्स होती हैं लक्ष्य में इन पे डिटेल से बात की गई है, तो वहाँ से याद कर लीजिए। तो इन पे तो यहाँ पे हम डिटेल से बात नहीं कर पाएंगे, वो हमारी जो ज्योग्राफी की क्लास होगी उसके अंतर्गत इस पे आपको डिटेल से पढ़ा दिया जाएगा। संरक्षित क्षेत्र 15 घोषित किए गए। इंटरेस्टिंग बात यही है कि संरक्षित क्षेत्र इकोनॉमिक सर्वे है उसके अंतर्गत 15 बताए गए हैं, जबकि हाल ही में 16वां संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जा चुका है, वो मैं आपको आज ही करवा दूंगी, मैंने एक्स्ट्रा स्लाइड है इसमें ऐड कर लिया। ठीक है। पर इकोनॉमिक सर्वे में दिक्कत ये है कि 15 ही बताए गए संरक्षित क्षेत्र, तो अगर ऑप्शन आ जाए कि 15 16 कितने लगाएं, तो 15 इकोनॉमिक सर्वे में 15 दिए गए, ऑथेंटिक सोर्स इकोनॉमिक सर्वे है तो हम 15 ही लगाएंगे इसके अंतर्गत। ठीक है। ये भाई हमारा राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर सवाई माधोपुर का, ये देखिए बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ये टाइगर रिजर्व भी है रणथंभौर सवाई माधोपुर वाला। एक सरिस्का हो गया, सरिस्का अलवर में हो गया, वो भी तो है टाइगर रिजर्व। एक रणथंभौर हो ही गया, एक अभी भी मैंने बताया था रामगढ़ वेशधारी हो गया। रणथंभौर हो गया, सरिस्का हो गया, रामगढ़ वेशधारी हो गया, और एक कौन सा रह गया मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, तो एक और रह गया। ठीक है ना, जैसे मुझे याद आएगा मैं बता दूंगी, मैं मेरे दिमाग से देखिए मैं भी भूल गई। तो ये है, बहुत ही कंफ्यूजन रहता है इसके मामले में कि राष्ट्रीय उद्यान कौन से है और जो हमारे टाइगर रिजर्व है वो कौन सी है। ठीक है। तो रणथंभौर तो सवाई माधोपुर में, सरिस्का है ये अलवर में है।
चलिए, बायोलॉजिकल पार्क, बायोलॉजिकल पार्क 4 बताए गए आर्थिक समीक्षा में, 4 बताए गए, जबकि अभी 5वां है जो मरुद्र बीकानेर है उसमें उसकी घोषणा की जा चुकी है। पर बायोलॉजिकल पार्क 4 ही चूंकि बताया गया, संख्या तो नहीं पूछेंगे इसकी कि कितने हैं, ये नहीं पूछा जाएगा हमसे, तो सीधा सीधा ये पूछा जाएगा कि सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है वो कहाँ पे है, तो उदयपुर में है। इनके नाम याद कर लीजिए, इस पे क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर में है, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर में है, ठीक है, अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा में है, मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क बीकानेर में है, और मचिया सफारी बायोलॉजिकल पार्क है वो जोधपुर में है। तीनों 4 5 है, पांचों के नाम याद कर लीजिए, क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है इसमें। और इसमें मरुधरा और कोटा बीकानेर वाला, कोटा वाला अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क और मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क बीकानेर है, अभी हाल ही में घोषित किए गए हैं। तो ये तो यहाँ तो सीधा सीधे पूछा जा सकता है, या सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करते हुए पूछा जा सकता है, तो हमें पता होना चाहिए। सज्जनगढ़ है उदयपुर में है, नाहरगढ़ है जो जयपुर में है, अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा में है, मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क बीकानेर में है, और मचिया जो पार्क है वो जोधपुर में है, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसकी साइड से फोटो ली थी, बहुत ही सुंदर पक्षी है, ये देखिए भाई, है ना। नाहरगढ़ जैविक उद्यान है वो जयपुर में है, नाहरगढ़ की अभी हम बात करके आए थे। आप ऐसे कीजिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की साइट पे जाइए और ये फोटोज देख देख के याद कर लीजिए चीजों को। फोटोज देख के हम जितनी चीजों को याद करते हैं उतनी आसानी से याद होती हैं। तो वहां पे तो एक ही दी हुई थी, तो मैंने एक की ले ली, शायद सज्जनगढ़ की भी दी हुई थी, तो वो तो मैं ले नहीं पाई, स्लाइड काफी बड़ी हो जाती। तो नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में है, सुंदर पक्षी के साथ याद रख लीजिए इसको। ये देखिए भैया, कंजर्वेशन रिजर्व की बात कर रही थी ना मैं, तो कंजर्वेशन रिजर्व ये आता ही है क्वेश्चन, और इतना कंफ्यूजिंग होता है कि कौन सा कहाँ पे है, तो इसको याद करना मतलब रट के ही करना पड़ेगा हमको कि कंजर्वेशन रिजर्व कौन से जिले में है, और इसकी सूची सुमेलित करना, ये आरपीएससी का फेवरेट मान लीजिए क्वेश्चन हो गया। जब देखो ये पूछ लेती है कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, तो हमें पता होना चाहिए बिलासपुर बिसलपुर कंजर्वेशन, बिसलपुर तो जो पेयजल परियोजना है उसके आधार पर याद रख लीजिए कि ये तो है टोंक में, ठीक है। बिसलपुर परियोजना के आधार पर कौन सा है, बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व टोंक में। जोड़बीड़ गंधवाड़ा बीकानेर कंजर्वेशन रिजर्व है, ठीक है। जोड़बीड़ सीधा ही नाम पूछा जाएगा, ये आगे वाला नहीं पूछेंगे हमसे। जोड़बीड़ बीकानेर में आपको याद है क्या, जोड़बीड़ का तो उष्ण राष्ट्रीय उद्यान वो है, ऊंटों के लिए भी तो बहुत, जोड़बीड़ में एक अनुसंधान केंद्र भी तो है, तो इसके आधार पर याद कर लीजिए जोड़बीड़ बीकानेर कंजर्वेशन रिजर्व बीकानेर में है, ठीक है। सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व जालौर और सिरोही में है। सुंदा माता अभ्यारण्य है ना, तो अभ्यारण्य करोगे ना आप जैसे जैसे तो कुछ तो उससे रिलेट होते चले जाएंगे। सुंदा माता अभ्यारण्य यहाँ पे जालौर और सिरोही के अंतर्गत पड़ता है, तो इसके आधार पर ये जालौर और सिरोही में याद कर लीजिए। गुडा बिश्नोई कंजर्वेशन रिजर्व जोधपुर में याद कर लीजिए, गुडा बिश्नोई कंजर्वेशन रिजर्व। और ये है हमारा शाकंभरी कंजर्वेशन रिजर्व। शाकंभरी तो सिक्कर शाकंभरी माता है ना, शाकंभरी माता भी तो है इधर की, झुंझुनू की है शाकंभरी माता, तो सिक्कर और झुंझुनू में शाकंभरी कंजर्वेशन रिजर्व हो गया हमारा, ठीक है। गोगिलाव, ये गोगिलाव और जोड़बीड़ और ये बीड़ और रोटू ये आरपीएससी के फेवरेट हो चुके हैं, जब भी देखो ये चारों से ही क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। गोगिलाव कंजर्वेशन रिजर्व नागौर में, क्यों बाकी से थोड़ा बहुत हमें आइडिया लग जाता है तो इस वजह से आरपीएससी नहीं पूछती। ये 4 ऐसे हैं जिनके नाम से हमें पता नहीं चलता कि कौन सा कहाँ पे है, तो आरपीएससी क्या है इन चारों से क्वेश्चन उठा लेती है, ठीक है। गोगिलाव नागौर में है, गोगिलाव याद ही कर लीजिए आप, गोगिलाव नागौर में। बीड़ झुंझुनू कंजर्वेशन रिजर्व, बीड़ सीधा नाम पूछेंगे आगे झुंझुनू का नाम नहीं देंगे, तो इससे तो पता चल जाएगा हमें, तो बीड़ है झुंझुनू में है, बीड़ झुंझुनू। अब मैंने तो इतनी बार पढ़ लिया इनको कि याद ही हो गए, तो बार बार पढ़ेंगे तो ये क्या है जुबान पे ऐसे रट भी जाएंगे। रोटू कंजर्वेशन रिजर्व ये भी नागौर में, बीड़ भी नागौर में है, ये दोनों ही बीड़ भी नागौर में है, बीड़ तो झुंझुनू में है, सॉरी गाइस, बीड़ झुंझुनू में है, गोगिलाव है ये नागौर में है, और रोटू है ये भी नागौर में है। तो ऐसे ना हम ये भी कर सकते हैं, जैसे नागौर के अलग कर लिए कि नागौर के कौन कौन से अलग है भाई, देख लो नागौर के, तो नागौर के एक तो हो गया हमारा रोटू और एक हो गया हमारा गोगिलाव, ठीक है। मैं तो
ऐसे ये याद करते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट का हो गया, तो जैसे नागौर डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से पढ़ते हैं तो उनको अलग अलग से ऐसे याद कर लो, तो इस हिसाब से करती थी। तो नागौर में कौन कौन सा आ गया, गोगिलाव आ गया, रोटू आ गया। बीड कौन सा है, झुंझुनू में। उमेदगंज, उमेदगंज कोटा में है। उमेदगंज वो तो कोटा में है ही, हमें पता ही है। तो उमेशगंज पक्षी विहार है, इस वजह से पक्षी विहार वो है, बिहारने करेंगे तब उसके हिसाब से याद हो जाएगा, तब ये नहीं पूछा जाता उमेशगंज। जवाई बांध लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, जवाई बांध हमें पता ही है पाली में है, तो इस वजह से ये भी नहीं पूछा जाता, फिर भी हमें याद ही कर लो आप तो। हाँ, ये पूछा बंसियाल वाला, बंसियाल कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी झुंझुनू में है, ठीक है ना। बंसियाल देखिए, बीड भी तो झुंझुनू में है और बंसियाल है वो भी झुंझुनू में। बंसियाल खेतरी बागोर कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी झुंझुनू में है। दो है, बंसियाल नाम से ही पता चल जाएगा, वो अलग अलग पूछेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही झुंझुनू में है, ठीक है। जवाई बांध लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ये पाली में है, ठीक है। ये दोबारा दे दिया क्या, जवाई बांध मैंने जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके साइड से लिया था। जवाई बांध लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व सेकंड है, ये देखें इसको, ये ना ये बहुत बड़ा होगा तो इसको दो, जो हमारा कंजर्वेशन रिजर्व है दो पार्ट में कर दिया इसको, ठीक है। मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व है, ये झुंझुनू में। मनसा माता, मनसा माता तो झुंझुनू का फेमस है ही ना, मनसा माता का टेम्पल भी तो है, तो इसके हिसाब से याद कर लीजिए मनसा माता। तो मोस्टली तो क्या हुआ कि यहाँ तो हम उसमें कुछ भी मंदिर वगैरह उसके आधार पर याद हो गई, कुछ में अभ्यारण्य की वजह से याद हो गई, दो चार ऐसे हैं जिनको हम कहीं से रिलेट नहीं कर सकते, तो इस वजह से आरपीसी क्या करते हैं, उन दो चार से क्वेश्चन उठा लिया, बीड से उठा लिया, रोटू गोगिलाव और जोड़बीड़, इन चारों से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। अब जैसे इसमें 14 दिए हुए थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की साइड पे, पर जैसे उसमें 15 बताया गया, तो 15वां कौन सा है ये मैंने इसमें बता दिया। 15वां कंजर्वेशन रिजर्व शाहबाद के जंगल है ना, उनको घोषित किया गया है, शाहबाद के जंगल को घोषित किया गया। ये सीधा सीधे पूछा जा सकता है, 15वां कंजर्वेशन रिजर्व सरकार के द्वारा किसको घोषित किया गया है, शाहबाद के जंगलों को घोषित किया गया 15वां कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। रणखार जालोर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा, रणखार जालोर है ना, जालोर का रणखार क्षेत्र, ये पूछा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप तो इसको याद कर लो। रणखार जालोर को 16वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है, 16वां कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। और किसके तहत घोषित किए जाते हैं कंजर्वेशन रिजर्व, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36A के तहत घोषित किए जाते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36K के तहत घोषित किया जाता है। रणखार जालोर है जो हमारा 16वां कंजर्वेशन रिजर्व सरकार के द्वारा घोषित किया गया। और 15वां शाहबाद के जंगल है, ये दोनों मोस्ट एंड मोस्ट है, इन दोनों को याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है, ठीक है। ये तो माने की तो इतनी दी हुई इकोनॉमिक सर्वे में, तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड करके इसको आपको करवा दिया, तो जो आने के क्वेश्चन आने की संभावना है वो सारे के सारे वहां पे हो चुके हैं। अब हम करेंगे सहकारिता। सहकारिता हमें पता ही है, एक सब के लिए सब एक के लिए सिद्धांत पे काम करती है, सब एक के लिए एक सब के लिए। सहकारिता के अंतर्गत क्या होता है कि जन सहभागिता के माध्यम से ये भी काम करती है, और इसके अंतर्गत सहकारिता के अंतर्गत सहकारी समितियां भी होती है, और कुछ भूमि विकास बैंक भी होता है, डेयरी भी होता है, ये सारे क्या है सहकारिता के माध्यम से काम करता है। तो इसके अंतर्गत यहाँ तो संघ बना लिए जाते हैं, है ना, लोगों के द्वारा संघ बना लिए जाते हैं, और उस संघ के माध्यम से यहाँ तो ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, ऋण सुविधा हो गई, या फिर क्या है कि मार्केट तक पहुंच उपलब्ध करवा दी। तो किसी भी लेवल पे सहकारिता, नाम से पता चल रहा है कोऑपरेटिव, है ना, तो किसी भी लेवल पे भी सहकारिता अपना काम कर सकती है। राज्य में सहकारिता का संरचना क्या है ये पूछा जा सकता है। सहकारिता की संरचना क्या है, पहला तो उद्देश्य जैसे मैंने अभी भी देखा था कि राज्य में सहकारी साख संरचना, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड चल रहा है, तो एग्रीकल्चर मोस्टली एग्रीकल्चर में ही है सहकारिता, जैसे भूमि विकास बैंक हो गए, या फिर प्राथमिक सहकारी समितियां हो गई, या फिर देखिए सहकारी बैंक हो गए, केंद्रीय सहकारी बैंक हो गए, सहकारी साख समितियां हो गई, भूमि विकास बैंक हो गई, तो ये सब सहकारिता के अंतर्गत आते हैं। तो मोस्ट किसानों को कृषि हेतु सरल साख सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सहकारिता है,
सरल साख सुविधा उपलब्ध कराए, सरकार क्या करती है, इनको पैसा दे देती है और यहाँ से पैसा क्या होता है, किसानों को पहुंचा दिया जाता है, या जो भी डेयरी दुग्ध उत्पादक है उनको पहुंचा दिया जाता है, ताकि उनकी ऋण की जो समस्या होती है ना, क्यों सरकार सीधा तो दे नहीं सकती, बैंकों की पहले क्या इतनी पहुंच नहीं थी, तो सरकार ने क्या किया, सहकारी साख समितियों का ये सहकारिता का गठन किया, ताकि जो ग्रामीण लेवल है वहां तक जाके हम क्या उनको ऋण सुविधा उपलब्ध करवा सकें। ठीक है, अल्पकालीन और मध्यकालीन साख की त्रिस्तरीय व्यवस्था है, अल्पकालीन ऋण भी देते हैं इसमें, मध्यकालीन भी देते हैं। जिसमें अल्पकालीन है ना, इसकी तो होगी हमारी त्रिस्तरीय व्यवस्था, और जो शीर्ष अल्पकालीन और मध्यकालीन की तो त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी, और जो हमारी दीर्घकालीन है ना, इसकी होगी द्विस्तरीय व्यवस्था। ठीक है, तो शीर्ष स्तर पे तो हमारा क्या है, इसके लिए राजस्थान राज्य सहकारी बैंक है। जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी, मोस्ट हर बार पूछते हैं ये क्वेश्चन, पता नहीं आरपीएससी को इतना फेवरेट क्यों है। तो केंद्रीय सहकारी बैंक, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नाम तो केंद्रीय है, पर यहाँ से केंद्र से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये जिला स्तर पर गठित किए जाते हैं ये। ठीक है, 29 है, हमारे राज्य में कितनी है ये क्वेश्चन आता है। केंद्रीय सहकारी बैंक है, उनकी संख्या कितनी है राज्य में, 29 है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, 1 सेकेंड गाइस। और प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां होंगी, ये क्या करेगा, ये इनको पैसा देगा, इनको पैसा ये यहाँ से इनको देगा, और यहाँ से सीधा क्या है किसानों तक पहुंच गया। तो ये स्थानीय स्तर पर जो ऋण की सुविधा है ना, वो उपलब्ध करवाई जाती है इनके माध्यम से, और सस्ती दर पे भी उपलब्ध करवाते हैं। तो शीर्ष स्तर पर राजस्थान राज्य सहकारी बैंक है, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बस यहीं से आएगा, ये एक ही है, प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां हैं। ठीक है, अब दीर्घकालीन, ये तो है अल्पकालीन और मध्यकालीन साख के लिए। दीर्घकालीन साख के लिए क्या है, द्विस्तरीय व्यवस्था है, जिसमें शीर्ष स्तर पर राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक है, ये जयपुर में है। कोई भी संस्था है, हमें पता है मोस्ट जो है बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो हमारी जयपुर में ही है। तो राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक जयपुर में है। प्राथमिक और जिला स्तर पर, ये जिला स्तर पर है, वैसे तो प्राथमिक बोलते हैं पर होता जिला स्तर पर है, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक राज्य में कितने हैं, 36 हैं, याद कर लीजिए। केंद्रीय सहकारी बैंक है वो तो 29 है, पर प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक कितने हैं, 36 है। ठीक है, कृषि क्षेत्र में कोविड-19 के प्रभाव महामारी को दूर करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए। पता है, मैंने सोचा था कि इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है तो अब की वाली मेंस में तो ये क्वेश्चन पक्का ही आएगा, तो पर आया नहीं, पर क्या पता कब किसका दिमाग काम कर जाए और वो यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन उठा ले कि कृषि क्षेत्र में कोविड-19 के प्रभाव और महामारी को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम क्या क्या लिखेंगे, तो राज्य सरकार ने क्या क्या प्रयास किए वो इसमें दिए हुए हैं। तो खरीफ 2019 के अल्पकालीन फसली ऋणों की निर्धारित अवधि को बढ़ा दिया। सरकार ने जितने भी फसली ऋण दिए थे ना, उनके मान लो निर्धारित अवधि सरकार ने 2 साल या 1 साल कर रखी थी, तो उस निर्धारित अवधि को सरकार ने क्या किया, बढ़ा दिया, ताकि किसानों पे जो ऋण भार है उसको कम किया जा सके। सरकार किसान कल्याण योजना के तहत सहकार है, ये सहकार किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को कृषि उपज के विरुद्ध रहन ऋण, रहने नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे, रहन ऋण पर ब्याज दर 11% से घटा के 3% कर दी। सहकार किसान कल्याण योजना के तहत सरकार ने क्या किया, कृषि उपज के विरुद्ध सरकार ने क्या किया, किसानों से कहा कि आपके जितने भी उपज है उसको क्या है, भंडार गृह है उसमें रहन पे दे दो, भंडार गृह में रहन पे दे दी। और भंडार गृह में रहन पे देने पे क्या हुआ कि सरकार ने उसको क्या, ऋण दे दिया, और ऋण दे दिया, उस पर ब्याज दर तो घटा के 11 से 3% कर दी। ठीक है, इससे क्या हुआ, भंडार गृह में उपज रखी हुई है तो किसानों की उपज है वो भी संरक्षित रहेगी, और तत्काल उसको पैसा भी मिल गया। तो अगर क्या लो प्राइस है तो भी किसान को क्या हुआ, अपनी फसल को बेचना नहीं पड़ा। जैसे ही प्राइस अच्छे आएंगे तो किसान क्या हुआ, भंडार गृह से अपना पैसा जमा करवा के अपनी उपज वापस लेगा और उससे क्या होगा, मार्केट में बेच देगा। ठीक है, किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से रियायती ब्याज दर 4.40% पर ऋण उपलब्ध कराए जाने हेतु राज्य के
सरकारी बैंकों को नाबार्ड द्वारा राशि स्वीकृति। अब ये पैसा कहाँ से देंगे? नाबार्ड जब इनको पैसा देगी तभी तो ये आगे पैसा देंगे। तो सरकार ने क्या किया, नाबार्ड से राशि स्वीकृत करवा के इनको पैसा उपलब्ध करवा दिया। कटाई के पश्चात बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए प्राथमिक सहकारी समितियों को गौण मंडी का दर्जा प्रदान कर दिया, ताकि जो उपज है ना उसकी जल्दी जल्दी खरीद संभव हो सके और जो फसल कटाई के पश्चात जो नुकसान होते हैं हमारे खेतों में उसको कम किया जा सके। ऑनलाइन पंजीयन के माध्यम से किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण वितरण किए गए। ऑनलाइन फसली ऋण वितरण कर दिए सरकार ने। दीर्घकालीन कृषि ऋणों पर 5% ब्याज अनुदान दिया गया। ये सीधे सीधे मोटा मोटा काम सरकार ने किया। अल्पकालीन फसली ऋण है उसको अवधि बढ़ा दी। कृषि किसानों को क्या होता है, ऋण सुविधा तो नहीं मिलती, तो किसानों को क्या सरकार ने ऋण सुविधा उपलब्ध करवा दी। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से रियायती ब्याज दर उपलब्ध करवा दी। जल्दी खरीद के काम कर लिए। ऑनलाइन पंजीयन के माध्यम से फसली ऋण वितरण कर दिए। तो ये सरकार के द्वारा जो कोविड-19 के महामारी के प्रभाव उसको कम करने के प्रयास किए। अब कृषि क्षेत्र में राज्य सरकार के द्वारा क्या क्या नवाचार किए गए। वैसे आने की संभावना तो इतने मुझे नहीं लगी, पर फिर भी क्या पता पूछ ही ले तो हमें पता होना चाहिए। एक तो फसली ऋण वितरण के ऑनलाइन प्रक्रिया कर दी। अभी हम पढ़ के आए थे ना, कोविड-19 महामारी के समय सरकार ने फसली ऋण वितरण की ऑनलाइन प्रक्रिया कर दी, जिसमें अल्पकालीन फसली ऋण वितरण हेतु सहकारी फसली ऋण पोर्टल था। सहकारी फसली ऋण पोर्टल बना दिया। ये नवाचार किया, ऑनलाइन कर दिया, तो सरकार ने इसमें नवाचार कर दिया। किसान सेवा पोर्टल। किसान सेवा पोर्टल में क्या किया कि किसानों को सरकार द्वारा दी जा रही सुविधा योजनाओं को एक ही पोर्टल पर सरकार किसानों को क्या क्या लाभ दे रही है सबके सब क्या है किसान सेवा पोर्टल पे हमें पता चल जाएगी, या इसके किसान सेवा पोर्टल के माध्यम से हम उसका लाभ ले लेंगे। राज्य सहकार पोर्टल। राज्य सहकार पोर्टल सहकारिता विभाग के जितने भी योजना है ना, जो अभी हम पढ़ के आए थे, कोऑपरेटिव जो डिपार्टमेंट से संबंधित जितने भी है, चाहे भूमि विकास बैंक के माध्यम से उनको हमें पता है ना ऋण सुविधा उपलब्ध मिलती है किसानों को। अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन जितने भी ऋण हम वो उनके माध्यम से प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वो क्या है, राज्य सहकार पोर्टल पे सरकार ने क्या किया कि विभिन्न जितने भी योजना उनको एक ही प्लेटफॉर्म दे दिया राज्य सहकार पोर्टल पर। ठीक है, तो ये 3 नवाचार किए सरकार ने। एक तो राज्य सहकार पोर्टल हो गया, एक किसान सेवा पोर्टल हो गया, और एक सहकारी फसली ऋण पोर्टल हो गया। अभी 2-4 योजना इसमें अंतर्गत दी गई थी, तो ये पूछे जाने की संभावना तो बहुत ही कम है इनकी, फिर भी हम देख लेते हैं कि है क्या। ज्ञान सागर क्रेडिट योजना। राज्य में ग्रामीण और शहरी छात्र छात्राओं को व्यवसाय एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ज्ञान सागर क्रेडिट योजना है। भारत में शिक्षा प्राप्त करने पर ऋण की अधिकतम सीमा तो 6 लाख रुपए दे देंगे, और अगर विदेश में आपको शिक्षा लेनी है तो 10 लाख निर्धारित कर दिए। छात्राएं हैं उनको 0.5% की ब्याज दर में छूट भी प्रोवाइड करा दी। तो ज्ञान सागर नाम से पता है भैया आपको ज्ञान लेना है ना, तो सरकार ने क्या किया कि चलो हम इस पे आपको वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है। स्वरोजगार क्रेडिट योजना, ये स्वरोजगार नाम से पता चल रहा है स्वरोजगार करना है। स्वरोजगार कैसे होगा, तो जो गैर कृषि गतिविधियों हेतु सरकार ने क्या किया 50,000 तक की ऋण सुविधाएं दे देंगे 5 साल की अवधि तक। तो कितना दे रहे हैं, 50,000 दे रहे हैं। ठीक है। महिला विकास ऋण योजना। अब महिलाओं को ऋण कैसे मिलेगा, जैसे महिलाएं उनके नाम पे तो अधिकतर हम देखने को मिलती है कि जो भूमि की जो होती है, भूमि का जो पट्टा होता है वो अधिकतर हमारे मेल जो हमारा होता है उनको उनके पास देखने को मिलती है हमारे पुरुष मुख्य जो परिवार का होता है उनके नाम पे देखने को मिलती है। तो महिलाएं कैसे काम करेगी, तो सरकार ने ये सोचा कि महिला विकास ऋण योजना के अंतर्गत भूमि विकास बैंक हुए ना जो हमारे, उनके माध्यम से 36 है, ये अभी करके आए थे ना, याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आना है। भूमि विकास बैंक के माध्यम से कृषि भूमि की सुरक्षा के बिना, ये देखिए आपको कृषि भूमि की सुरक्षा के बिना ही ऋण सुविधा देंगे हम। जरूरी नहीं है कि आपके पास कृषि भूमि का पट्टा आपके नाम हो कृषि भूमि, तो उसके बिना ही 2 व्यक्ति अगर गारंटी दे रही है ना, तो उसके माध्यम से गैर कृषि कार्य और डेयरी व्यवसाय के लिए 50,000 तक की ऋण सुविधाएं सरकार यहाँ पे प्रोवाइड कर रही। ये कहीं पे लिखने के काम आ जाएगी, वैसे तो आएगी नहीं। ठीक है। सरकार किसान कल्याण योजना 1 जून 2020 को शुरू की गई थी। उद्देश्य था किसानों को कृषि ऋण, नाम से पता चल रहा है तो ये कृषि ऋण और साख की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए इसके अंतर्गत केंद्रीय सहकारी बैंकों के द्वारा, केंद्रीय सहकारी बैंक अभी हम बात करके आए थे ना, जिला स्तर पर होता है और 29 है। ठीक है। उनके द्वारा कृषि से संबंधित उद्देश्यों के लिए अधिकतम 10 लाख का ऋण प्रोवाइड करवाया जाएगा। और बजट घोषणा 2021-22 के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रावधान कर दिया
कि राज्य के किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण 0% पर, इस पे हम कोई ब्याज नहीं लेंगे भाई, 0% की रियायती ब्याज दर पर हम आपको उपलब्ध करवा दें। तो ये कुछ योजनाएं भी थी इसके अंतर्गत दी हुई। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज हमारा कृषि और संबंध क्षेत्र है, उससे संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट चीजें थी वो सब मैंने आपको करवा दी कृषि और संबंध क्षेत्र की। इसके बाद कल हम क्या करेंगे, कृषि और संबंध क्षेत्र का हम एक लेके आएंगे सेशन, उसमें जितने भी क्वेश्चन इससे बन रहे हैं कृषि और संबंध क्षेत्र से वो सब मैं आपको करवा दूंगी उसमें। हालांकि कुछ रह भी जाएंगे तो वो इतना स्लाइड मैंने आपको करवाई वो सब देख लीजिए, उसमें आपका कोई पेपर में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतनी गारंटी मेरी है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल हम नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे, उसके लिए